नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम जिस वर्ड की बात करने वाले हैं, जिस टेल वर्ड या डायरेक्टिव की बात करने वाले हैं, वो है इल्यूसिडेट। हर एक वीडियो में हम किसी ना किसी टेल वर्ड या डायरेक्टिव की बात करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद डिस्कस, देन द सेकेंड वीडियो वॉज मेड ऑन कमेंट एंड टुडेज वीडियो विल बी ऑन इल्यूसिडेट। देखिए, अगर आपको अपने पॉलिटी के मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं मेंस की एग्जामिनेशन में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझें, सीखें, क्योंकि ये वर्ड्स आपके आंसर का रुख बदल देते हैं। आप जो एवरेज मार्क्स अभी तक ला रहे थे, या फिर ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अभी अभी आंसर राइटिंग शुरू करी है, जो बच्चों को एवरेज मार्क्स मिलते हैं, उनके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज यू अंडरस्टैंड दीज कीवर्ड्स। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं मयंक भारद्वाज। इस वीडियो के साथ हमने डिस्कस ऑलरेडी इस पर बात कर ली है, कमेंट पर भी बात कर ली है। आज इल्यूसिडेट पर बात करेंगे और इन दोनों वर्ड्स के लिए आप इस सीरीज को, पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए। सो वेलकम टू दिस सीरीज। लेट अस एनालाइज द टेल वर्ड्स एंड द डायरेक्टिव्स। अब दोस्तों, टेल वर्ड्स क्यों बोला जाता है और डायरेक्टिव्स क्यों बोला जाता है? टेल वर्ड्स का मतलब होता है क्वेश्चन के लास्ट में लगा हुआ वर्ड, और डायरेक्टिव्स का मतलब होता है क्वेश्चन के शुरू में लगा हुआ वर्ड। अगर कोई भी क्वेश्चन डिस्कस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरह से चालू हो रहा है, तो उसको अपन डायरेक्टिव बोल देते हैं। और अगर क्वेश्चन के लास्ट में वो वर्ड आ रहा है, तो उसको हम टेल वर्ड बोल देते हैं। तो आज का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इल्यूसिडेट। दोस्तों, इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करना। आप देखेंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चन में इल्यूसिडेट के अलावा एक्सप्लेन भी आता है, कई जगह सिंप्लीफाई दिख जाएगा, कई जगह एलोबोरेट भी दिख जाएगा। बट दोस्तों, इन सब का मतलब थोड़ा अलग अलग होता है और इल्यूसिडेट का मतलब इन सब से थोड़ा सा और ज्यादा अलग होता है। जनरली अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे जो इल्यूसिडेट के साथ आते हैं, जो क्वेश्चन में इल्यूसिडेट लिखा रहता है, वो क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो देखिए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जनरली स्टेटमेंट्स गिवन विल बी कॉम्प्लेक्स एंड यू नीड टू मेक इट क्लियर और एक्सप्लेन इन ऑर्डर टू मेक इट सिंपल। आपका जॉब होता है उस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को तोड़ना, उसको ठीक से एक्सप्लेन करना, सरल शब्दों में, ल्यूसिड शब्दों में, ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर को लिख देना। तो इल्यूसिडेट के साथ हमेशा याद रखिए, जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो कई ज़्यादा कठिन रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रहेंगे। जबकि एक्सप्लेन वर्ड आए या एलोबोरेट वर्ड आए तो आपको स्टेटमेंट्स उतने ज़्यादा कठिन नहीं मिलेंगे। ये जनरली आप यूपीएससी के पैटर्न्स में देखेंगे। आप उठा के कभी भी ये चीज़ चेक करिए। अब देखिए, दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके सामने बताता हूं जिसमें इल्यूसिडेट वर्ड को यूज किया गया है। 2024 का एक क्वेश्चन है, 2020 का एक क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। द ग्रोथ ऑफ द कैबिनेट सिस्टम has practically resulted in the marginalization of the parliamentary supremacy। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। जिन बच्चों को डेप्थ में नॉलेज नहीं है इंडियन पॉलिटी का, वो उनको बड़ी दिक्कत आने वाली है इस क्वेश्चन में, बिकॉज सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा। विदाउट डिकोडिंग दिस क्वेश्चन आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो डिकोड करने के लिए इसको समझने की जरूरत है, और समझ के फिर इसको सिंपली ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने की जरूरत है। बट जनरली व्हाट यू विल सी इज दिस इल्यूसिडेट वर्ड विल बी यूज्ड अराउंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। और एक बार मान लीजिए आपने ये स्टेटमेंट को डिकोड कर लिया, फिर आपको क्या लिखना है? फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब जैसे यही क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम has practically resulted in the marginalization of the parliamentary supremacy। अगर आप parliamentary form of government की बात करें, तो आप हमेशा देखेंगे कि पार्लियामेंट कंट्रोल में रखती है एग्जीक्यूटिव को, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो जनरली देखी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विच इज एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि कैबिनेट का रोल इतना ज़्यादा बढ़ गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी थी वही मार्जिनलाइज हो गई है। और लगातार ये बात आपको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बाय सेइंग कि पार्लियामेंट का एजेंडा जो है वो पूरा का पूरा कैबिनेट के हाथ में है। जो कमिटीज़ होती थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ अभी भी हैं,
उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जो क्लॉज बाय क्लॉज जाकर किसी भी एक एक्ट को चेक करती थी, उनका रोल बहुत कम हो गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे, आज से 30 या 40 साल पहले जो लेजिस्लेशन पास होते थे 70s में 80s में, उसमें अराउंड 70% ऑफ द लेजिस्लेशन यूज्ड टू गो टू द पार्लियामेंट्री कमिटी। बट अब क्या हो गया है, अब तो 20 या 25% लेजिस्लेशन पार्लियामेंट्री कमिटी के पास जाते हैं, बाकी जो सारे हैं वो ऐसे ही पास कर दिए जाते हैं। सो कैबिनेट ने एक तरह से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को मार्जिनलाइज्ड कर दिया है, और भी बहुत से कारण हैं। बट सबसे पहला है कि आपको इस स्टेटमेंट को डिकोड करना पड़ेगा। विदाउट डिकोडिंग इट यू कैन नॉट राइट इट्स आंसर। आई होप यू हैव गॉट इट। अब ये दूसरा वाला देखिए, Indian Constitution exhibits centralizing tendencies to maintain unity and integrity of the nation। अगर आपने ये स्टेटमेंट डिकोड नहीं करा या नहीं कर पाए, अगेन यू विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर। तो भाई किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। आप हमेशा देखेंगे जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में, इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इजंट इट। और आपको ये चीज इल्यूसिडेट करनी है, कहने का मतलब सिंप्लीफाई करके ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखनी है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दीज 3 एक्ट, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड रिसेंटली पास्ड फार्म्स एक्ट। अब आप देखेंगे इन तीनों एक्ट में एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या कॉमन है? दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर। अगर आप एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है सेग्रीगेट करने की चीज़ों को, साथ में मूवमेंट को कंट्रोल करने की। एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर लोग जा रहे हैं और कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक फैला हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सी ऐसी ओवरराइडिंग पावर है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। सिमिलरली जब डिजास्टर की सिचुएशन बनती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है, तो ये एक्ट एक बॉडी भी बनाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। तो फिर से ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बता रहा है। बट दोस्तों ये क्वेश्चन और इसका आंसर आप उसी समय सॉल्व कर पाएंगे व्हेन यू विल बी एबल टू डिकोड दिस स्टेटमेंट। डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है। देखिए इल्यूसिडेट, एक्सप्लेन, एलोबोरेट लगभग आसपास वाले वर्ड हैं। आपको किसी भी एक स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई आपको एक्सप्लेन में भी करना है, सिंप्लीफाई आपको एलोबोरेट में भी करना है, और सिंप्लीफाई आपको इल्यूसिडेट में भी करना है। बट इल्यूसिडेट में जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मान के चलिए कि स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक्सप्लेन का। देखिए ये तो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज़ प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अब आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। एलोबोरेट में भी यही चीज़ होती है। आपको अपनी वाइडर रीडिंग के ऊपर भरोसा करके और वाइडर रीडिंग के साथ में यू हैव टू राइट डाउन whatever knowledge you have in an organized manner when you are writing the answer which where the question uses elaborate as a directive or explain as a directive, but elucidate अपने आप में एक complex statement लेकर आता है। I hope friends you have understood the meaning of what elucidate means। नेक्स्ट टाइम आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का या फिर आपकी टेस्ट सीरीज में या मॉक टेस्ट में जहां पे इल्यूसिडेट वर्ड लिखा होगा, तो आप ज़रूर उसको ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो इसी तरह के वर्ड्स को हम इस सीरीज़ में लेकर आते हैं दोस्तों। इट इज़ गोइंग टू मैक्सिमाइज द नंबर्स यू आर गेटिंग इन इंडियन पॉलिटी पेपर। और जो बच्चे नए आंसर लिखना सीख रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है फॉर लर्निंग हाउ टू राइट बेटर आंसर्स। तो दोनों ही तरह के, दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को ये कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।